आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। शाह बोले भारत धर्मशाला नहीं, बांग्लादेशियों से सख्ती से निपटेंगे। बदल जाएगी सड़कों की सूरत, गडकरी बोले 25,000 किलोमीटर हाईवे 4 लेन बनाएंगे। करनी सेना ने फिर दी चुनौती, इस बार 12 अप्रैल की तैयारी। संभल को टारगेट, सीओ अनुज चौधरी के बयान पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। बलूच बगावत की आग और फैली, पुलिस थाने छोड़कर भागी। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, संसद में पेश हुआ बिल। चैट लीक मामले में ट्रंप के रवैये पर क्यों उठे सवाल। इन शेयरों में खबरों के चलते दिखेगा एक्शन, बाजार खुलने के बाद जरूर रखें नजर। मोहनलाल की L2 एम्पुरान ओपनिंग डे पर लाई तूफान की ताबड़तोड़ कमाई, रच दिया इतिहास। और चेपॉक के पिच पर किसका होगा राज, मुंबई के बाद बेंगलोर को रौंदने को तैयार गायकवाड़। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स बिल 2025 पास हो गया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है। ऐसे में जो लोग भारत की व्यवस्था में योगदान करने, व्यापार और शिक्षा के लिए आते हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, अगर यहाँ अशांति फैलाने के लिए आते हैं तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी कठोरता के साथ व्यवहार होगा। अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं। यह देश कोई धर्मशाला नहीं है। भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जानकारी रखी जाएगी। वे किस रास्ते से आ रहे हैं, कहां रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स बिल्स लोकसभा में 11 मार्च को पेश किया गया था। इस पर सत्ता और विपक्ष के 30 सांसदों ने अपनी बात रखी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में 25,000 किलोमीटर के 2 लेन वाले हाईवे को 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 10 लाख करोड़ रुपए होगी। इससे सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है। गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 16,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन में बदलने की योजना है और इस पर 6 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि हम इस कार्य को 2 वर्षों में पूरा करने की योजना बना रहे हैं। गडकरी ने बताया कि भारत में हर साल 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें 18 से 45 वर्ष की आयु के 1,88,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क हादसों को 50% तक कम करना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में हाईवे विकास को प्राथमिकता दी है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर हमला करने वाली करनी सेना के अध्यक्ष ने एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में 12 अप्रैल को तैयार रहने के लिए कहा गया है, जिसके बाद पुलिस की चिंता बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर तोड़फोड़ और पथराव करने वालों ने सोशल मीडिया पर फिर चुनौती दी है। इस बार 12 अप्रैल को कार्यकर्ताओं सहित अधिक से अधिक संख्या में लोगों से जुटने का आह्वान किया गया है। इसे लेकर पुलिस की चिंता बढ़ गई है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के महाराणा सांगा पर दिए बयान पर क्षत्रिय करनी सेना ने बुधवार को बवाल किया था। सांसद आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव किया गया था। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकेंद्र राणा ने बवाल से पहले सोशल मीडिया पर ऐलान किया था। इस पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे। इस घटना के एक दिन बाद आकेंद्र राणा का एक और बयान सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसको लेकर पुलिस की चिंता बढ़ गई है। यूपी के संभल में सीओ अनुज चौधरी ने ईद की सेवई और गुजिया को लेकर जो बयान दिया है, उसे लेकर सियासत तेज हो गई है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ये लोग संभल के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। नमाज और नवरात्र पहली बार एक साथ नहीं आ रहे हैं। सदियों से ऐसा होता आया है, लेकिन ये लोग ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पहली बार नवरात्र, होली या ईद एक साथ आई हो। इमरान मसूद ने कहा, संभल
के लोगों को इन्होंने टारगेट कर लिया है। संभल के लोगों में कोई बैर और कोई वैम नस्य नहीं है, ना उनमें कोई झगड़ा है, लेकिन संभल को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये नहीं समझ आता कि नमाज और नवरात्र एक साथ क्यों नहीं हो सकते। पहले नहीं हुए क्या? सदियों से होते आ रहे हैं। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे होली पहली बार आई, नवरात्र पहली बार आ रहे हैं, ईद पहली बार आ रही है। ऐसा नहीं है। ये नफरत कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए है। इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता है। जाफर एक्सप्रेस मामले के बाद बलूचिस्तान में हमले बढ़ते ही जा रहे हैं और पाकिस्तानी पुलिस सेना को ज्यादातर जगहों पर मुंह की खानी पड़ रही है। बलूचिस्तान में इस कोने से लेकर उस कोने तक हमले जारी हैं। निशान पर पुलिस वाले, सैनिक, सरकारी कर्मचारी और पंजाब से आने वाले लोग हैं। बलूचिस्तान में लड़ाई पिछले 70 वर्षों से चल रही है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें बहुत तेजी आई है। पाकिस्तान की सरकार इनके पीछे भारत का हाथ बताती रही है। जाफर एक्सप्रेस मामले में पाकिस्तान की सरकार और फौज की किरकिरी की खबरें अभी भी ठंडी नहीं पड़ी हैं कि बलूचिस्तान में हमले फिर बढ़ने लगे हैं। बृहस्पतिवार को भी क्वेटा में एक धमाका हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग जख्मी हुए हैं। हाल के दिनों में बलूचिस्तान में हमले बड़ी तेजी से बढ़े हैं। कहा जा रहा है कि कई इलाकों से तो पुलिस थाने छोड़कर भाग गई है। पुलिस भी बता रही है कि बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे संगठनों से जुड़े लोगों ने तुर्बत, पंजगुर, पसनी, बोलान, कोलपुर और मस्तांग में सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है। गुरुवार को उन्होंने ताजाबान इलाके में 3 ट्रक को जला दिया। इसमें ग्वादर पोर्ट से यूरिया ले जाया जा रहा था। हाईवे को ब्लॉक करके बैठे लड़ाकों ने ये आग लगाई। कलमात इलाके में 4 लोगों की हत्या भी कर दी गई। कराची जा रही एक बस से उतरकर इन लोगों को मारा गया। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अमेरिकी संसद में पेश किए गए बिल की कड़ी आलोचना करते हुए खारिज कर दिया है। विधेयक में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इसे अलग थलग करने वाली कार्रवाई करार दिया है। इसे व्यक्तियों की निजी राय करार दिया जो दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अमेरिका के सांसद जो विल्सन और जिमी पनेटा की तरफ से पेश किए गए पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट में पाकिस्तान ने मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। विधेयक में विशेष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के उत्पीड़न और उनकी पार्टी के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी सेना और सरकार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। एक अमेरिकी पत्रकार चैटिंग ऐप सिग्नल पर ऐसे ग्रुप में ऐड हो गए थे जिसमें व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारी यमन के हूती विद्रोहियों पर हमलों के बारे में चर्चा कर रहे थे। दी अटलांटिक मैगजीन के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग ने अब उस ग्रुप पर हुई बातचीत को पब्लिश किया है। उनका कहना है कि उन्होंने ये सब सार्वजनिक इसलिए किया क्योंकि ट्रंप प्रशासन के कुछ लोगों ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस मामले में नेताओं पर वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी कार्रवाई किसी अधिकारी पर होती है। शेयर बाजार में खरीदारी करनी है तो पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स को रखें जहां दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। ये शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से तैयार किए गए हैं। इन शेयरों से संबंधित खबरें आई हैं जिनकी वजह से इन शेयरों में दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। शेयर बाजार में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। इन कंपनियों के शेयरों में खबरों के चलते एक्शन दिखने को मिलता है। खबरों के लिहाज से इन शेयरों को पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है या दांव लगाया जा सकता है। 28 मार्च को शेयर बाजार कैसे खुलेंगे, इसके बाद इन शेयरों पर नजर रखी जा सकती है। मोहनलाल, टोविनो थॉमस, मंजू वॉरियर, अभिमन्यु सिंह और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टार L2 एम्पुरान रिलीज हो गई है। फिल्म ने ओपनिंग डे रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने इतनी कमाई की है कि मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में कलेक्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। L2 एम्पुरान पहले ही दिन 22 करोड़ रुपए की कमाई कर इतिहास रच दिया है। यह पृथ्वीराज सुकुमारन की दूसरी फिल्म है जिसने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। L2 एम्पुरान को पृथ्वीराज
सुकुमार ने डायरेक्ट भी किया है। यह फिल्म साल 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म लूसीफर का सीक्वल है। ट्रेड ट्रैकर टेक्निकल के मुताबिक L2 एम्पुरान ने भारत में अपने ओपनिंग डे पर 22 करोड़ रुपए की कुल कमाई की है। यह किसी मलयालम फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। L2 एम्पुरान से पहले का ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने का रिकॉर्ड पृथ्वीराज सुकुमार की द गोट लाइफ के पास था, जिसने 8 करोड़ 95 लाख रुपए कमाए थे, जबकि 2019 में लूसीफर ने 6.10 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी। L2 एम्पुरान ने मलयालम में 19.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि कन्नड़ में 5 लाख, तेलुगु में 1.2 करोड़, तमिल में 8 लाख और हिंदी में 5 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म ने ओपनिंग डे में कुल 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। IPL 2025 का 8वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम पर खेला जाएगा। घर में चेन्नई को हराना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में RCB के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। दोनों ही टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीता है। पहले मैच में RCB ने KKR को हराया है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी है। चेपॉक में स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलता रहा है। पिछले मैच में नूर अहमद ने मुंबई के खिलाफ 4 विकेट चटकाए थे, वहीं अश्विन ने घर वापसी करते हुए अपनी पुरानी छाप छोड़ी है। चेन्नई और मुंबई के बीच IPL के 18वें सीजन का 8वां मैच चेपाक स्टेडियम में खेला जाएगा। चेपाक स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार रही है। हालांकि इस पिच पर बल्लेबाजी करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। गेंद बैट पर फंसकर आती है, जिसके चलते बाउंड्री के लिए बल्लेबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ता है।